हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, मैं 2025 का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था पिछले वीडियो में। उस 5वां सेट था जो कि गणित कक्षा 10 का। उसमें से कुछ प्रश्न बकाया थे, मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। शेष प्रश्न बच गए थे, तो आज मैं उन प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के एंड तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आज का है तीसरे का अथवा। तीसरा प्रश्न मैं करवा दिया था, तो आज है बेटा जी तीसरे का अथवा, ठीक है ना। कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे धैर्यपूर्वक देखें। दावा है हमारा कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा कि माना यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, ठीक है। तो माना आयत की लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत की लंबाई x मान लेंगे और आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। अब सभी बच्चों को पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बेटा जी लंबाई गुणे में चौड़ाई। बोलो, होता है कि नहीं। अब लंबाई आपने x माना है तो लंबाई के स्थान पर x लिख लो। चौड़ाई आपने y माना है तो चौड़ाई के स्थान पर y लिख लो। तो आपका जो क्षेत्रफल आ गया बेटा xy आ गया, ठीक है ना। इतना काम हमें यहाँ पर करना है। फिर प्रश्न में आप देखिए क्या लिखा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। प्रश्न में आयत का जो क्षेत्रफल आपका आया है xy है बेटा जी। आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है बोलो, xy है। अब इस xy से 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त। क्या लिखोगे बेटा जी, लिखोगे यहाँ पर पहली शर्त। तो पहली शर्त आपकी यही है ना, कि आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल है xy और इससे 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। कम का मतलब माइनस कर देंगे, किससे, क्षेत्रफल से।
यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई क्या है बेटा जी, 1 मिनट, लंबाई क्या है यहाँ पर, तो लंबाई यहाँ पर बेटा जी आपने माना है x, तो कह रहा है कि लंबाई क्या कितना कम हो जाए, बोलो, लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। बढ़ाने का मतलब है कि इस लंबाई से आप 2 क्या करोगे, बढ़ा दोगे, बढ़ाने का मतलब प्लस करेंगे, और चौड़ाई से 2 मीटर कम कर दी जाए। चौड़ाई क्या है बेटा जी, y, तो y से, चौड़ाई से कितना कम हो जाए, बोलो, 2 मीटर। तो बस इसे आराम से आप क्या करो, हल कर लो। एक बार मैं फिर से बताता हूं, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, बोलो, xy, कितना कम हो जाता है, 28 माइनस 28, बराबर लगा दीजिए। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई आपने x माना है, इससे 2 मीटर बढ़ा दिया जाएगा, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दिया जाए। अब आप चौड़ाई से 2 मीटर कम कर दोगे, बोलो, ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ हो जाएगा बेटा जी xy माइनस 28 बराबर, अब देखो ध्यान से, इस x का इसमें गुणा कराओगे तो xy हो जाएगा, x का इसमें तो गुणा हो गया, इसका इसमें भी गुणा कराओगे 2x हो जाएगा, इसका यहाँ कराओगे प्लस 2y, इसका यहाँ गुणा 2 दूना 4। अब बेटा जी यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आप xy से xy क्या करोगे, बोलो, कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका माइनस 28 और बराबर यहाँ बचेगा माइनस 2x, और धन में 2y और बराबर माइनस में 4, ठीक है ना। अब ये 2x और 2y को हम बराबर के इधर लाएंगे, 28 को बराबर के उधर ले जाएंगे, है ना, पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर में चिन्ह हमेशा क्या होता है, बोलो, बदल जाता है। तो इधर देखिए बेटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इधर देखिए, 2x को इधर लाओ तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जब इसको हम इधर लाएंगे बेटा, पक्षांतर करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस हो जाएगा। माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस। माइनस 28 को 4 के पास ले जाओ तो यहाँ माइनस है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा जी बराबर माइनस में 4 और इधर हो जाएगा 28। अब देखो, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ले लो कॉमन बेटा, यहाँ बचेगा x माइनस वाई, है ना, इधर 28 में 4 जाएगा तो बचेगा 24। अब इस 2 को बटे में ले जाओ तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 24 और बटे में 2, तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। बोलो बेटा, समझ में आया ना, ठीक। अब इसके आगे देखिए बेटा, 1 मिनट, अब इसके आगे क्या कह रहा है बेटा जी, जहां हमने खत्म कर दिया वो के आगे देखिए, उसके आगे यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त। क्या लिखोगे बेटा, यहां आप लिखोगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई क्या माना आपने, x, लंबाई से क्या कम करोगे, 1 कम करोगे, और चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई आपने क्या माना है, y माना है ना, कितना वृद्धि करना है, 2 मीटर, यहाँ प्लस 2 करो, तो क्षेत्रफल यानी कि xy
कितना वर्ग मीटर बढ़ जाता है बेटा जी? 33। तो यहाँ लिखेंगे 33। एक्स का यहाँ गुणा करोगे एक्स वाई, एक्स का इसमें गुणा करोगे 2x, 1 का करोगे बेटा माइनस वाई, माइनस प्लस का माइनस, 1 का 2 में करोगे 2 बराबर एक्स वाई और धन में 33। अब इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर बचेगा 2x माइनस वाई। अब इस 2 को आप उधर लेके चले जाओ तो 33 जब उधर जाएगा ये +2 हो जाए, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। अब यहाँ पर बचेगा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो ध्यान देना बेटा जी। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x माइनस वाई। अब 33 2 कितना होगा बेटा? 35 होगा। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 2। बोलो समझ में आया ना इतनी बात सभी बच्चों को? ठीक है, तो चलिए बेटा अब मैं इसे हल करता हूँ, थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? आशा है कि सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपका ये जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण आपका ये आया है बेटा, देखिए पहला समीकरण आपका यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण पहला आपका है x माइनस वाई और बराबर में 12। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस वाई और बराबर में 35। यहाँ लिख दो बेटा जी घटाने पर। अब घटाने में हमेशा चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, पता है ना सभी बच्चों को? यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, बोलो। जहाँ कोई चिन्ह दिखाई न दे वहाँ प्लस छिपा होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब बताओ ये माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलो, अब दोनों बराबर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देख इधर देखिए, माइनस 2x में प्लस x घटेगा तो माइनस x आएगा। 35 में 12 घटेगा बेटा, और घटाने में किसका चिन्ह? बड़ी संख्या का। तो 5 में से जब 2 घटाओगे 3 आएगा, 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा, माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया बेटा जी? 23 आया। समझ में आया ना? अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है ना? नोट करते जाइएगा आराम से। तो यहाँ पे लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख लो बेटा। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई और बराबर में 12। x का मान कितना आया है? 23। तो x के स्थान पर क्या लिखोगे आप? 23 माइनस वाई बराबर में 12। 1 मिनट बराबर 12। अब यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस वाई बराबर 12। 23 को उधर ले जाओ 12 की तरफ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर 23 में 12 जाएगा, 1 3 में से 2 गए 11, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल। तो y बराबर कितना आ गया बेटा? 11। तो x का मान, x का मतलब लंबाई आ गई आपकी 23 और चौड़ाई आपकी आ गई 11। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। हमसे बेटा जी प्रश्न में जो पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपके सामने दिख रहा है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा जी क्षेत्रफल, ठीक? तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना? तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है ना? लंबाई कितना दिया है बेटा? 23 लिख दो। चौड़ाई कितना दिया है? 11। तो देखो 11 था 33 और 11 दूनी 22 और 3
25, तो 253 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया, बोलो आंसर आ गया। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। लिखावट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है जो कि ऊंचाई दूरी से लिया गया है बेटा। कह रहा है चौथा है ये, ठीक है ना। तो क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है बेटा जी ये, 30 अंश है। तो क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात करो। तो बेटा जी क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षैतिज तल से एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण। तो देखो इधर, तो ये है बेटा, ये तो आपका क्षैतिज तल है। यहाँ पर ये जो है क्या लगा है, बोलो ये कोई भवन है। भवन की ऊंचाई कितना दिया है बेटा, 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 मीटर। और जब भवन का जो है 20 मीटर है, 1 मिनट, तो यहाँ पर बेटा जी 20 मीटर है ये बिंदु, इसको O मान लीजिए। तो बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण कितना अंश है, बोलो जी 30 अंश है। ये हो गया आपका 30 अंश। फिर कह रहा भवन के शिखर, अब ये भवन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन खींची गई बेटा जी, ये इसको हम क्या कहेंगे, बोलो ये भवन है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज का मतलब इसके शिखर पर बेटा जी एक झंडा यानी कि ध्वज लगा हुआ है शिखर पर। यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसके शिखर पर क्या लगा है, बोलो ये ध्वज लगा है, आप समझ जाइए। इस भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है, बोलो ध्वज लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्वजदंड के शिखर का, इस ध्वजदंड, ये ध्वजदंड है, इसका शिखर कहाँ है बेटा, यहाँ है। बोलो इस ध्वजदंड का शिखर कहाँ है, यहाँ है। तो ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, बोलो 45 अंश है बेटा। तो इसके यहाँ पर उन्नयन कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बोलो 45 अंश। यहाँ पर देखिए, तो इसका उन्नयन कोण जो होगा बेटा जी कितना हो जाएगा, बोलो 30 अंश हो जाएगा। इसका 45 अंश। ये हमसे कह रहा ध्वजदंड की लंबाई, यानी हमें ये ध्वजदंड की लंबाई पूछ रहा है बेटा। इसकी लंबाई आप मान लीजिए कि h सेंटीमीटर है, h मीटर है तो बेटा, ठीक है ना। ध्वजदंड की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ध्वजदंड की लंबाई आप h मीटर मान लो। और बिंदु O से भवन के, ये भवन है और O ये है, तो कह रहा बिंदु O से भवन के पाद की, भवन का पाद बिंदु कहाँ है बेटा, ये है, ये भवन का पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करो। हमें यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है बेटा जी, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसे मान लो A और इसे मान लो बेटा B और इसे मान लो आप C, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जो है इस तरह से मान सकते हो। तो पहले तो यहाँ लिखो बेटा दिया है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिया है। क्वेश्चन समझ में आया ना। अगर आपने चित्र बना लिया
तो इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल आसान है। तो क्या दिया है हमें, भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई तो भवन की ऊंचाई क्या है बेटा, AC बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। ध्वजदंड की लंबाई BC बराबर H मीटर, ध्वजदंड की लंबाई यानी कि BC H मीटर, AOC 30 अंश, कोण AOC बराबर दिया है बेटा 30 अंश, और OAB तो कोण OAB कितना दिया है बेटा जी, 45 अंश। इतना चीज आप लिखोगे कि ये सब दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे तो त्रिभुज AOAC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAC में तो tan कोण क्या दिया है बेटा 30 अंश, तो tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब कौन है बोलो, ये है ना, और आधार कौन है, ये है, तो लंब क्या है बेटा AC, आधार क्या दिया यहाँ से यहाँ OA, तो यहाँ हो जाएगा OA, tan 30 का मान 1 बटे करणी में 3 होता है बेटा, AC का मान कितना दिया है 20, तो आप AC के स्थान पर 20 लिखो। हमसे कह रहा तो बिंदु O से भवन के पाद बिंदु की दूरी पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा OA लिख लो, और चाहे यहाँ से हाँ आपने x माना है आप x लिख लो, जो आपकी इच्छा हो। इसका इधर गुणा करेंगे तो OA बराबर हो जाएगा बेटा जी 20 करणी 3, तो पहला तो आंसर आपका यही आ गया, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज OAB में यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश, लंब बटे आधार, लंब यहाँ से यहाँ तक AB, आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक OA, तो यहाँ हो जाएगा बेटा जी tan 45 का मान क्या होता है बोलो, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दो। AB दो भाग में है, AC और धन BC, देख लो इतना तो भवन हो गया, और भवन के शिखर पर, ये शिखर है उसकी छत है, और उसके शिखर में जो है ध्वजदंड लगा है, झंडा लगा हुआ है, तो झंडे की लंबाई प्लस भवन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे ना, तभी तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी 20 धन H, तो यहाँ हो जाएगा 20 धन H और बटे OA की लंबाई कितना आया बेटा 20√3, ये लिख दिया। इसका इधर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 करणी में 3 और बराबर यहाँ 20 धन में H। हमसे क्या पूछ रहा है H, तो H बराबर ये 20 को इधर लाओ बेटा, तो 20 करणी में 3 और इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसे ऊपर करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा जी H बराबर, आप 20 कॉमन ले लो, यहाँ बचे करणी 3 माइनस में 1, ठीक है ना। अगर आप यहाँ मान रखना चाहें तो H बराबर ये हो जाएगा 20, आप चाहो तो इतना करके छोड़ दो। अब अगर और हल करना चाहते हो तो इसके इधर पर 1.732 करणी 3 का मान है ये और -1,
तो इधर हो जाएगा बेटा h बराबर, अब यहाँ 20 तो ये है ना। अब 1.732 में 1 घटा दो तो बोलो कितना आएगा, 0.732। अब यहाँ 2 का गुणा करो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत 14, 1 0 बढ़ा दो बेटा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दो, यानी कि लगभग h बराबर 16.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो ये भी सही है बेटा आपका आंसर, और ये भी सही है। तो बोलो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं बेटा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का अगला है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। यदि पुल किनारे से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो है ना, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। ठीक है बेटा, ऊंचाई दूरी के प्रश्न 100% एक क्वेश्चन आना है। ठीक है ना, और ये सारे प्रश्न बेटा जी 6 नंबर में आएंगे, 5 नंबर में, सॉरी 5 नंबर का है बेटा ये। तो यहाँ देखिए, नदी के पुल के किसी बिंदु से, ये आपका है बेटा जी नदी। ठीक है ना, कह रहा कि नदी के पुल से तो नदी के पुल से, पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख, किसी बिंदु से नदी के सम्मुख नदी के सम्मुख अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो मान लो बेटा जी, यहाँ पर अवनमन कोण 30 है और इधर क्या है बोलो 45 है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। आप देख लो एकांतर कोण बन रहा है ना, जब जेड का आकार जहाँ पर बने बेटा जी, वहाँ एकांतर कोण बनता है। क्या होता है बोलो, एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है बोलो, बराबर। अगर ये 30 अंश है तो ये वाला भी क्या होगा बोलो 30 अंश। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30। आप देख लो यहाँ जेड का आकार बन रहा है ना। अब यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 बनेगा बेटा, यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है। देखिए, बोलो समझ में आया ना? ठीक है ना? ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं बेटा ए सी, इसे आप ए मान लो, इसे आप सी मान लो, इसे पी मान लो, इसे डी मान लो, आप कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। ठीक है ना, इसे हम जो है मान लेते हैं बेटा क्यू और आर, इसे आप क्यू मान लो, इसे आप आर मान लो। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। क्वेश्चन एक बार, अच्छा ठीक है, यदि पुल के किनारे से 4.5 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना दिया है बेटा 4.5 मीटर दिया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, ये नदी का पुल है, ये किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 है। अवनमन कोण क्या है बेटा 30 अंश है और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो पुल जो है किनारे से जो है कितने मीटर ऊंचाई पर है 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो नदी की चौड़ाई हमें बताना है बेटा, तो हमें नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बताना है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि ए और सी ये क्या है नदी की चौड़ाई है, यही हमें बताना है। तो पहले आप लिखो, माना नदी की चौड़ाई AC है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि माना नदी की चौड़ाई
आप मान लो बेटा AC है, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई क्या है, A और C है, ठीक, समझ में आया। आप इसे x यहाँ से यहाँ तक x मान सकते हो, यहाँ से यहाँ y मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब किनारों से पुल की ऊंचाई यहाँ पर लिखो, किनारों से पुल की ऊंचाई। तो किनारों से पुल की ऊंचाई, तो पुल की ऊंचाई बेटा जी कितना है, PD बराबर 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब यहाँ पर कोण भी दिया गया है बेटा, अवनमन कोण APQ 30 अंश। तो अवनमन कोण APQ बराबर कितना है बोलो, 30 अंश, तथा ठीक है ना, APQ CPR 45 अंश। कोण CPR कितना हो जाएगा बेटा, 45 अंश। इतनी बात आपको समझ में। अब लिखो समकोण त्रिभुज ADP, ये समकोण ही है। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा कि समकोण त्रिभुज ADP में तो tan क्या है बेटा जी, 30 अंश। ADP ठीक है ना, 30 अंश। लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा, PD है। आधार क्या है, यहां से यहां AD है। अब बताओ tan 30 का मान क्या होगा, 1/3 में 3 होगा। PD यानी PD 4.5, तो PD के स्थान पे 4.5। AD हमें बताना है बेटा जी, तो AD इसका ऐसे तिरछा गुणा है ना, जब बराबर के चिन्ह हो तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है। तो AD का इधर गुणा करोगे तो AD बराबर हो जाएगा 4.5 करड़ी में 3 मीटर। तो ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज CDP, तो समकोण त्रिभुज CDP में यहाँ लिखेंगे बेटा tan 45 अंश, 45 है। लंब बटे आधार, लंब आपका यही है, 4.5 में डायरेक्ट ले लेता हूँ। आधार आपका क्या है बेटा, CD है। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 4.5 और बटे में CD। इसका इधर गुणा करोगे तो CD बराबर हो जाएगा बेटा जी 4.5। हमसे कह रहा है कि तो नदी की चौड़ाई बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा नदी की चौड़ाई। तो नदी की जो चौड़ाई होगी बेटा जी वो क्या होगी बोलो, यहाँ से यहाँ AD, यहाँ से यहाँ CD। बताओ AD का मान आप कितना निकाले हो, 4.5 करड़ी में 3। CD का मान आप कितना निकालो बेटा, 4.5। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 1 मिनट बस। यहाँ से आप 4.5 ले लो कॉमन बेटा, यहाँ बचे करड़ी 3 प्लस में 1। तो ये आपकी आ गई बोलो नदी की चौड़ाई यानी कि AC। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप यहाँ √3 का मान रख के जोड़ के गुणा भी कर सकते हो। बोलो बेटा समझ में आया ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। अब यहाँ 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी का घन, तो यहाँ बेटा दिया है घन की भुजा, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है ना। तो लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब घन को छील करके एक महत्तम गोला बनाना है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो घन की भुजा दिया है तो मैं यहाँ निकालूंगा घन का आयतन। क्या हो जाएगा बोलो, घन का आयतन। अब घन के आयतन का जो फार्मूला होता है सभी बच्चों को पता होगा, भुजा क्यूब होता है ना। तो ये हो जाएगा घन का आयतन, यहाँ हो जाएगा भुजा क्यूब। बोलो हो जाएगा ना। अब बताओ भुजा यहाँ पर कितना दिया है 14 का वर्ग, तो बोलो कितना हो जाएगा 14 का वर्ग 196 घन सेंटीमीटर। बोलो बेटा। और इसी घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। बोलो समझ रहे हो ना। घन को छील करके क्या बनाया जाता है, महत्तम गोला बनाया जाता है। समझ में आया होगा ये बात। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेटा ठोस लकड़ी को छीलकर एक गोला बनाया जाता है। चूंकि ठोस लकड़ी को छीलकर महत्तम गोला बनाया जाता है। महत्तम गोला बनाया जाता है। तो लकड़ी को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लकड़ी की गोले का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखो गोले के व्यास, इसलिए गोले का व्यास बराबर घन की भुजा। बोलो समझ में आ रहा है ना भाई। जितना घन की भुजा होगा वही गोले का व्यास होगा, क्योंकि महत्तम गोला बनाया जा रहा है। बात समझो है ना। बोलो बेटा। जैसे ये आपका घन है, ठीक है ना, आपका ये घन है। अब इसमें जो है महत्तम गोला बनाया जाएगा बेटा जी, कुछ इस तरह से ऐसे काटा जाएगा। तो जितना इसकी भुजा होगी इसकी, उतना ही इसका क्या होगा बोलो, व्यास होगा। तो जो गोले का व्यास होगा ना वो घन की भुजा के क्या होगा बोलो, बराबर होगा। हालांकि गोला जो है ये अर्ध गोला है बेटा, गोला इस तरह से होगा तो इसका व्यास यानी भुजा के बराबर, ये गलत है, ठीक है ना। ये गोला है। तो समझ में आया आपको। तो जितना घन की भुजा होगी उतना जो है गोले का क्या होगा, व्यास होगा। तो घन की भुजा कितना दिया था बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ निकालेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, तो जो गोले की त्रिज्या होगी ना, बोलो क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी कि 14 और बटे में 2, तो 2 7 14। तो जो त्रिज्या आपकी आ जाएगी बेटा जी कितना आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे बोलो, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होगा ना वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4/3, है ना। बोलो अब पाई का मान लिखेंगे 22/7
आर का मान कितना आया है बोलो 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। क्यों? क्योंकि यहाँ आर क्यूब है, आर की घात 3 है, तो हमें 7 को कितनी बार लिखना होगा बोलो? 3 बार। तो अब एक 7 से एक 7 क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। 22 चौको 88, अब ये 7 सता 49, और बटे में क्या बचेगा? 3। अब आप 88 में जो है 49 का गुणा करा लो बेटा, तो 88 में आप 49 का गुणा करा लो बेटा जी, तो 9 अट्ठे 72, 9 8 72, 7 79, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, यहाँ 2 9 2 11, 7 5 12 1 13, 3 1 4। फिर देख लो एक बार, 9 8 72, 9 8 72, 7 79, 4 8 32, 4 8 32, 3 35, ठीक है। 2 9 2 11, 7 5 12 सही है। तो बेटा जी ये 4312 और बटे में 3 घन सेंटीमीटर ये आपका आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आशा है कि सभी बच्चों को इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो बेटा जी घन के आयतन से है ना गोले का आयतन हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा घन का आयतन माइनस करेंगे गोले का आयतन। तो बोलो घन का आयतन कितना आया है बेटा? 196। यहाँ हो जाएगा 196। गोले का आयतन कितना है बेटा जी? ये है 43 12 और बटे में 3। मैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे, 3 छंग 18 और 3 9 27, 1 28 और 3 के 3 2 5, इसका इधर करेंगे, 3 छंग 18, 3 9 27, सही है। माइनस 1 मिनट बेटा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? घन का आयतन, ओहो भुजा का क्यूब होता है बेटा, हम तो यहाँ वर्ग ही निकाले हैं। 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा जी 14 का घन होगा, और जो 14 का घन होता है बेटा मैं यहाँ करके रखा हूँ 2744। इतना आपको याद होना चाहिए, 2744 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा बेटा 2744 लिखा जाएगा। ये अब 3 का इधर गुणा करो, 3 चौको 12 और 3 चौक 12 1 13, 3 7 21 1 22 और 3 2 नहीं 2 8, माइनस इधर 1 का इधर गुणा करोगे जितना है उतना आएगा, और बटे में 3 घटा दो, 2 से 2 घटेगा 0, 3 से 1 घटेगा 2, अब 2 से 3 नहीं घटेगा तो 12 में से 3 गया 9, ये बचेगा 7 में से 4 गया 3 और बटे 3। आप इसमें भाग करा सकते हो बेटा, है ना। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, अब ये कटेगा नहीं तो 0, है ना। बोलो आप इधर ऐसे भाग करके देख लीजिए, 39 20 में भाग करो किसका? 3 का। 3 एकन्नम 3 खत्म, 3 त्रिका 9 खत्म, 2 उतार लो, नहीं कट रहा, 0 उतारो, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाइए, ठीक। तो 3 छंग 18, यहाँ 2 बचेगा 0.0, 3 छंग यानी बार बार ऐसा ही जाएगा बेटा। तो 13 0 6 दशमलव
67 है ना घन सेंटीमीटर ये आपका आयतन है। अगर इतना करके छोड़ देते हो तब भी सही है जो किताब में दिया है बेटा। अब अगर आप इसे और हल करोगे तो ये आपका राइट आंसर है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको महसूस हो रही बेटा जी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है ना। थोड़ा राइटिंग मेरी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो ये आप एडजस्ट करिए बेटा, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा, इसकी शिकायत आप मत करना। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ध्यान से देखिए आप, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्त, तो पहले तो आप यहाँ पे 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाइए लल्ला। एक वृत्त तो हमारा ये बन गया, ठीक है बेटा। और इसी के अंदर एक संकेंद्रीय वृत्त आपको और बनाना है, ये बन गया मान लो, ठीक है ना। तो बेटा जी अब इस क्या करा, चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, ये मान लीजिए संकेंद्रीय वृत्त का जो केंद्र है बेटा, ये संकेंद्रीय वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है बोलो, O है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो एक की त्रिज्या तो बेटा जी 14 सेंटीमीटर दिया है और एक की त्रिज्या कितना दिया है बोलो, 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना। एक का बेटा जी 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बोलो, 14 सेंटीमीटर। और एक का बेटा जी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आप समझ जाना, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है कि चाप AB और CD है। तो चाप आपके क्या है बेटा, ये हमारा एक तो A है, एक B है, और इस बिंदु को C कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, D कहेंगे। AOB 30 अंश, यानी कि यहाँ पर ये जो कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है बोलो, 30 अंश दिया गया है। हमसे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे बेटा जी इसका पूछ रहा है, ये वाला भाग, ये छायांकित भाग हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, पहले आप ABOA का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है ना। त्रिज्यखंड इसका आप क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, इसका है ना, ये त्रिज्यखंड है। और फिर आप इसका निकाल लो बेटा, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 7 दी गई है। अब बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दो, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि दिया है तो जो दिया है आप आराम से लिख दीजिए। लिखो OB, तो OB बराबर यहां पर दिया है बेटा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और OC आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और कोण यहां पर दिया है बेटा AOB, तो कोण AOB बराबर दिया गया है बेटा जी 30 अंश। तो यहां पे लिखेंगे त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ABOA का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे क्या हो जाएगा बेटा, 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा कितना दिया है बोलो, 30 अंश, और बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई गुणे r का मान कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ 14 है। तो आप यहाँ 14 के स्क्वायर लिखो।
तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनिया 6, यानी कि 1/12 और यहाँ गुणे में बेटा जी पाई और गुणे 14 का वर्ग क्या होगा 196, यानी कि एक कुल आ जाएगा 196 पाई और बटे में हो जाएगा बेटा 12। ठीक है ना। बोलो अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड COCDOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी लिखेंगे बेटा θ/360 और गुणे में πr²। थीटा का मान कितना है 30 अंश है और गुणे 360 गुणे पाई, अब गुणे r का मान कितना है बेटा यहाँ से यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकन्नम 3, 3 एक 3, 3 दून 6, यानी कि 1/12 और गुणे पाई और गुणे 7 क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ बेटा जी हो जाएगा 49 पाई और बटे में हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो यहाँ आप लिखोगे बेटा जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ये वाला ABOA का क्षेत्रफल है ना, तो ABOA का क्षेत्रफल माइनस करेंगे बेटा त्रिज्यखंड CDOC का क्षेत्रफल, CDOC का क्षेत्रफल आप समझ जाना बेटा जी। ABOA का क्षेत्रफल 196 पाई बटे 12, तो यहाँ हो जाएगा 196 पाई और बटे 12 माइनस CDOC का क्षेत्रफल 49 पाई बटे 12, तो 49 पाई बटे 12। तो बेटा जी आप यहाँ 12 ले लीजिए लासा, क्या ले लीजिए बोलो लासा। तो ऊपर वाला 196 पाई से 49 पाई घटेगा, तो पाई है तो यहाँ पाई ही आएगा बेटा जी, है ना। अब बताओ 16 में से 9 गया 7 बचेगा ना, यहाँ बचेगा 8 में से 4 गया 4 और यहाँ 174 पाई बटे 12 बचेगा बेटा जी। थोड़ा सा और इसे मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है ना, आप आराम से इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा बेटा, तो 147 गुणे पाई का मान होता 22 और बटे 7। ठीक है बेटा, तो 7 एकन्नम 7, 7 दून 14, 7 एक के 7, 3 चौको 12 और 3 सते 21, तो 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 एक के 2, आप आराम से काट लेना बेटा। 11 7 77 और बटे में हो जाएगा बेटा 2 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ गया बोलो आंसर आ गया। तो आशा है कि सभी बच्चों को सारे प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई समस्या है बेटा, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। जो भी हमारी कमियां हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।